हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरी वजह से आपको जो आज दिक्कत उठानी पड़ी है, जो परेशानी है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से हमारी आज की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। इसलिए हमारे एरिया में नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इसलिए क्लास नहीं हो पाई है। इसलिए मैं इस क्लास को वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाती हूं, क्योंकि क्लास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है और हम हर स्कूल में लगभग प्री बोर्ड हो रहा है। हम खुद को प्री बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप तैयार होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास हमारी है किस चीज़ की? तो देखिए किस चीज़ की है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्या लिखा मैम आपने? हिस्ट्री की स्पेलिंग भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं, हमने इसको एक नया फॉर्म दिया है। क्योंकि हिस्ट्री सुन सुन के हम सब डरते हैं। आप बच्चों से मैं मिलती हूँ, बच्चे हर रोज कहते हैं मैम सब तो तैयार है, फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस तो हमने, मैथ तो हमने पूरे साल प्रिपेयर किया, अपना हिंदी भी तो मैम हो ही जाएगा, इंग्लिश में तो बस दिक्कत आती है सोशल में, और वो भी स्पेशली हमें हिस्ट्री में। तो मैंने जैसा कि आपको अपने इन्फॉर्मेशन वीडियो में दिया था कि हम हिस्ट्री के गुरूर को करने जा रहे हैं चूर चूर। हिस्ट्री को ये गुरूर हो गया है कि हम उसे समझ नहीं सकते। तो हमारा काम ये जी, हमारे यहाँ तो हमने बड़े बड़ों के गुरूर को चूर चूर किया, तो हिस्ट्री क्या चीज़ है फिर देखते हैं। हमने इसको दो फॉर्म में तोड़ दिया। क्या कर दिया हमने कर दिया हाई स्टोरी। हिस्ट्री को एक नई धारा में लेके चलते हैं। कोई हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें सुननी है एक स्टोरी। आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए, थोड़ा सा शांति से बैठिए और घर के किसी एक कोने में दुबक के बैठ जाइए और पूरी कहानी को सुनते जाइए, फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखते जाइए। और बाद में आप देखेंगे क्लास के अंत होते तक आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे कि मैम क्लास मुझे पूरी समझ में आई। इवन मैं ये गारंटी लेती हूँ कि पूरी की पूरी क्लास आपके दिमाग में एज अ फिल्म, एक फिल्म की तरह आगे बढ़ती जाएगी। तो विजुअलाइज कीजिए, खुद को सोचिए कि हम चलते हैं वापस। कहाँ चलना है हमें? प्रथम विश्व युद्ध में। इस कहानी की, इस स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो जी हम करने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की बात। क्या है प्रथम विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध ये है कि जब विश्व के कई सारे देश एक साथ युद्ध में कूद पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। जैसे आपके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार ऐसे घरों में नहीं होती हैं, घरों में किसी के ना ही हो तो अच्छा है, क्लासरूम में देख लेते हैं। कई बार क्लासरूम में सब लड़ रहे हैं, टीचर क्लास में आए, वो बच्चा उसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, वो उसको मारा। क्या हो रहा है? टीचर कहते हैं अरे क्या हो रहा है, सब के सब लड़ रहे हो। तो ऐसे ही जब कई देश एक साथ युद्ध में आ जाते हैं तो उसे हम युद्ध ना करके कहते हैं विश्व युद्ध। ये पहली बार हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रथम विश्व युद्ध। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। कब तक? 1914 से लेकर बड़ा लंबा युद्ध चला, 4 सालों तक चला जी। हाँ जी, लंबा चला था। 1914 से लेकर 1918 तक। अब आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश आते हैं? तो जी हैं जी, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस। ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। क्या आपको इसमें कहीं भारत दिखाई दे रहा है? जरा ध्यान से देख के बताइए, भारत कहीं दिखाई दे रहा है? अब कई बुद्धिमान ऐसे होंगे जो इसमें खोज रहे होंगे, तो जी बिल्कुल नहीं, भारत प्रथम विश्व युद्ध में नहीं था। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैंने जब था नहीं तो पढ़ा क्यों नहीं है, जब इसमें भारत गया ही नहीं। पर हमें पढ़ना है। भारत डायरेक्टली नहीं गया था, पर भारत का इससे रिश्ता था। अब हमें ये पता लगाना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। ये है, जिनको आप पहचान रहे होंगे, ये है ब्रिटेन। इनको हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक इन्होंने शासन किया है, हमें इतना प्रताड़ित किया है, इनको तो हम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। तो ब्रिटेन भारत पे उस समय शासन कर रहा था, ये बात आप सबको पता है। 1914, क्योंकि हम 1947 में पहली बार स्वतंत्र हुए, तो 1914 में भारत पर ब्रिटेन का राज था। अब ये क्या करते थे? यहाँ से जबरन सैनिकों को उठा के ले जाते थे, क्योंकि हमारे सैनिक क्यों युद्ध में भाग लेना चाहेंगे। और आज तब नहीं, अगर आज की भी बात करें, जब भारत इतना आगे है, फिर भी भारत गुट निरपेक्षता का समर्थन करता है। गुट निरपेक्ष राज्य, वो कहता है कि हम युद्धों के पक्षधर नहीं है। जबकि भारत पूरे विश्व में हथियारों का नंबर 2 नंबर पे आयातक है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है, वो आयात करता है हथियार। फिर भी वो युद्धों में भाग नहीं लेता। क्यों?
क्योंकि युद्ध में चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, हानि होनी ही होनी है। अरे आप ऐसे सोचिए, आप और आपकी बहन अगर आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं घर में, एक दूसरे का बाल पकड़ के एकदम नोचे जा रहे हैं, मान लीजिए आप जीत गई, थोड़ा हट्टी कट्टी थी, आप जीत गई, एक बहन आपकी हार गई, तो क्या आपके बाल नहीं उखड़े? अरे थोड़ा ही सही, पर उखाड़े तो उसने भी ना, नुकसान तो आपका भी हुआ। तो वही हाल है युद्ध में। युद्ध चाहे आप जीते चाहे आप हारे, पर जन हानि, पैसों की हानि, हर तरह से हानि होती है युद्धों में। तो भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं था, लेकिन ब्रिटेन यहाँ से लगातार भारत वालों को भर भर के ले जाता था और जबरदस्ती सेना में उनको शामिल करता था। और जब यहाँ पे जब भूखमरी आने लगी लोगों को, फिर भी वो और ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे। तो भारत वालों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटा पड़ा था, बिल्कुल हम कहते हैं जी ज्वालामुखी हमारे अंदर, बस कोई कह दे और हम अभी फट जाएंगे। तो भारत वाले पहले से ही ब्रिटेन से रुष्ट थे। ये भूमिका तैयार हो रही है किसके लिए? अभी आंदोलनों के लिए, कि कैसे भारत में आंदोलन। तो एक वजह ये भी थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो ये भारतीयों को जबरदस्ती ले जा रहे थे, सेना में शामिल करवा रहे थे, और जो भुखमरी हो गई थी भारत में, अकाल पड़ गया था भारत में, उसके बाद भी जो ये टैक्स वसूल कर रहे थे, इससे भारत वाले इससे रुष्ट थे। इसी बीच भारत में एक व्यक्ति का आगमन होता है 9 जनवरी 1915। किसका आगमन होता है? तो हम लिखेंगे जी महात्मा गांधी जी का। किसका? महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को। भारत के स्टेशन पे गांधी जी आते हैं और कहते हैं आई एम बैक। स्वागत नहीं करोगे हमारा? भारतवासी बड़े ही प्यार से इनका स्वागत करने जाते हैं और कहते हैं काहे नहीं बाबा, आइए, आपके स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें शुरू होंगी। तो क्या गांधी जी खुद से उठ के चले आए थे? क्या ऐसा है कि कोई भी, हम भी अभी रेलवे स्टेशन पे जाते, स्वागत के लिए कौन आता है? बहुत होगा तो घर वाले आ जाते होंगे, वो भी अगर एरिया हमें पता नहीं है तो ऑटो लेके लेने आ जाते हैं, स्वागत के लिए कोई नहीं आता। तो इनके लिए इसका क्या था? इससे पहले आप समझिए, गांधी जी भारत में आंदोलन करने से पहले दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे, जो कि एक सफल आंदोलन था। और इनकी ख्याति थी कि ये अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, जिन आंदोलनों में जाते हैं वो सफल आंदोलन कर चुके होते हैं। तो इन चीजों से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको भारत बुलाया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी की भारत में उस समय एक अच्छी छवि थी, एक बहुत ख्याति उनकी फैली हुई थी भारत में। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी को फोन करते हैं, फोन तो उस समय नहीं रहा होगा, गांधी जी को पत्र लिखते हैं, जैसे भी कहते हैं कि आप भारत आइए, आप उधर क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा इधर देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने शायद कुछ ऐसा ही किया होगा कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा भारत इधर है, हे गांधी आप उधर क्या कर रहे हैं, आइए अपने भारत में, आपके देश को आपकी जरूरत है। और गांधी जी उनकी बात मान के 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब शुरू करते हैं गांधी जी की यात्राओं के बारे में। तो गांधी जी को आंदोलन करने के लिए बुलाया था, यानी कि भारत में सुधार करने के लिए, भारत की स्थिति को ठीक करने के लिए बुलाया था। तो कैसे? जब तक मर्ज नहीं पता तब तक हम दवा कैसे देंगे किसी को? अब जैसे किसी को बुखार हुआ है, आपके घर में किसी को पता नहीं, कोई कहता दवाई लेते आइएगा, शाम को दवाई आ गई, दवाई किस चीज़ का ही नहीं पता, आप पिलाए गए, अगले दिन सुबह इंसान बेहोश हो सब गिर गया, तो आप कहेंगे अरे दवा, तो पूछेंगे अरे किस चीज़ की दवा लाए थे ठीक नहीं हुआ, आप कहेंगे खांसी की, खांसी की नहीं, मान लीजिए आपने कहा पेट खराब, इसको तो बुखार था, मुझे क्या पता, आपने कहा दवा लेने, मैंने पेट खराब। अब तो बेचारा ठीक होने से रहा नहीं, कुछ और ही उसके साथ हो गया। तो पहले हमें पता होना होता है कि दिक्कत क्या है। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी से कहते हैं कि अगर आपको भारत की स्थिति सुधारनी है तो पहले देखना होगा कि कहाँ क्या कमी है। तो गांधी जी निकलते हैं भारत भ्रमण पर। कहाँ निकलते हैं? भारत भ्रमण कुछ इस तरह कि वो भारत के कई इलाकों में जाते हैं, पास से देखते हैं कि जनता सही है कि अंग्रेज सही है, कहाँ पे गलती हो रही है, क्या कमी है, सबको धीरे धीरे सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो भारत की गरीब जनता है ये तो बिल्कुल ठीक है, कमी किसमें है? इन अंग्रेजों में ही है, मतलब यही इनको प्रताड़ित करते हैं। और इसी तरह करते करते आ जाता है 1916। क्या आ जाता है? 1916। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी, पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ।
क्या आ जाता है 1916। 1916 में एक अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। आपको इससे मतलब नहीं है, बस सुन लीजिए। एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ अधिवेशन क्या है तो मैं बताती हूँ। जब कांग्रेस वाले एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करते थे, उसे इन्होंने नाम दिया था अधिवेशन। बातचीत क्या, आपके घर में क्या बना, हमारे घर में क्या बना, बिल्कुल नहीं। बातें ये होती थी कि आंदोलन का अगला मुद्दा क्या किया जाए, कैसे अंग्रेजों को परेशान किया जाए, देश को कैसे जगाया जाए, जनता को कैसे जागरूक किया जाए। इन्हीं बातों पर वो जब एक एक साथ जहां जहां मिलकर जब साल में एक बार वो मिलते थे और इन मुद्दों को चर्चा करते थे, इन मुद्दों पर, इसी को अधिवेशन कहा जाता था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में था। गांधी जी भी इस अधिवेशन में गए थे। यहां आते हैं राजकुमार शुक्ल जी, ये बिहार के रहने वाले थे। राजकुमार शुक्ल जी आते हैं, गांधी जी अधिवेशन में बैठे हैं। राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुने थे कि एक व्यक्ति है जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करके आए हैं, कई सफल आंदोलन किए हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको भारत बुलाया है। तो जाइए, क्या पता आपकी बात भी ये सुन ले। अब उधर से देखते रहते हैं राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, टुकुर टुकुर देख टकाटक। तो गांधी जी की भी नजरें उन पे पड़ती हैं और कई बार जब गांधी जी को वो कहते हैं कि चलिए हमारे साथ बिहार में, हमको बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, तो गांधी जी को लगता है कि ऐसे कोई होगा क्या फायदा। वो धीरे से आते, फिर कहते हैं बाबा सुनिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिहार के किसान बहुत परेशान है, प्लीज़ चलिए। तो गांधी जी कहते हैं अच्छा तो ये बात है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जी बिल्कुल यह बात ही है, चलिए हमारे साथ। और वो उनको लेके अपने साथ जाते हैं। वो कहते थे चलिए आप चलिए, जब ऐसी बात है तो हम आपके पीछे पीछे थोड़े समय बाद हम आते हैं। और इसी क्रम में गांधी जी यहाँ से 1916 खत्म। और अब आपको पढ़ना है आगे, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। भारत में गांधी जी के, भारत में गांधी जी के प्रथम 3 सत्याग्रह, इनको प्रथम 3 सत्याग्रह कहा जाता है जो कि सफल रहे। अभी आगे बात करेंगे 3 सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह कौन कौन से तीनों सत्याग्रह तो देखिएगा, 1 2 3। पहला हुआ जी चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, क्या नाम था इसका, चंपारण आंदोलन। ये कहाँ है, ये है बिहार में। आप भी ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे। बिहार में गांधी जी के प्रथम 3 सत्याग्रह कौन कौन से रहे, तो सबसे पहला है चंपारण आंदोलन। कहाँ पे है ये, बिहार में है। ठीक, ये है बिहार में। बिहार में होता क्या है, जब गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी बुलाते हैं तो राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी बिहार आते हैं। और जब बिहार आते हैं तो यहाँ सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है। चंपारण आंदोलन गांधी जी करते हैं 1917 में। क्या था ये चंपारण आंदोलन? चंपारण आंदोलन ये था कि बिहार की जो जनता थी, बिहार यानी चंपारण की जो खेतीहर थे, जो किसान थे, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अच्छा, नील की खेती, रुकिए एक सेकंड, आप समझिए किसको लेकर हुआ था ये, 3 कठिया पद्धति। किसको लेकर, 3 कठिया पद्धति। अब आप कहेंगे ये 3 कठिया पद्धति कौन आ गया, तो मैं बताती हूँ। 3 कठिया पद्धति का मतलब होता है, अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा, जैसे बिस्सा होती है, बीघा होता है, उसी तरह से अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसके 3 हिस्सों पर यानी इसका 1/3 जो तीसरा हिस्सा होगा उस पर 20 में से 3 हिस्सों पर आपको किसकी खेती करनी थी, नील की खेती। किसकी खेती, 3/20 की हिस्से में क्या करना पड़ता था, नील की खेती। जबरदस्ती ब्रिटिश शासन वाले जबरदस्ती इनसे इस 3 भाग पर नील की खेती करवाते थे। अच्छा, तो आप कहेंगे तो हाँ, तो कर लेना चाहिए था, जैसे धान गेहूं वैसे नील। जी बिल्कुल नहीं। नील ऐसी खेती होती थी जिसकी, जैसे आपने सुना होगा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा। अगर आप इधर चले जाएंगे अवध के क्षेत्रों में तो वहाँ यूकेलिप्टस को बोला जाता है जी लिपस्टिक का पेड़। हम बचपन में सोचते थे लिपस्टिक का पेड़, अरे यहाँ पे लिपस्टिक का पेड़ लगता है, बहुत मजा, यहाँ तो लिपस्टिक बड़ी सस्ती मिलती होगी। बाद में पता चला कि वो लिपस्टिक नहीं होती है, वो यूकेलिप्टस होता है, जिसको हम हमारे यहाँ हिंदी में, हम थे यूपी बोर्ड वाले, हमें तो यूकेलिप्टस ही बहुत बाद में समझ में आया था, हम लोग सफेदा कहने वाले। सफेदा का पेड़,
सफेदा का खेती अगर किसी ज़मीन पे कर दी जाती है तो वो ज़मीन, उसके आसपास की ज़मीन भी बंजर हो जाती है, वहाँ फिर उपजाऊ भूमि नहीं रह जाती। ऐसे ही कुछ हालत नील की थी। नील की खेती जिस ज़मीन पर हो जाती थी वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। अब कौन ऐसी खेती करना चाहेगा। और ऊपर से एक और चीज़ हो चुका था, इसी समय जर्मनी में डाई का आविष्कार हो गया था। डाई यानी कलर, रंग, जो आजकल हम नील लगाते हैं, नील उसका। जैसे कि तो अब ये मेहनत करके इन सब चीज़ों को कौन करेगा, सब उसी नील को खरीद लेते थे। तो इनके कारखाने भी बंद हो रहे थे, बिक्री होती नहीं थी। और किसान बार बार कहते थे कि जब बिक्री नहीं हो रही, हमें घाटा हो रहा है, आप लगातार कर मांगते रहते हैं हमसे, हम कहाँ से दें, हमें ये खेती नहीं करनी। लेकिन अंग्रेज खेती रोकना तो दूर और धीरे धीरे कर बढ़ाते। तो यहाँ की जनता बिल्कुल त्रस्त थी। अब गांधी जी यहाँ आते हैं और यहाँ आंदोलन करते हैं और ये अंग्रेजों को मनाते हैं कि नहीं। और यहाँ पे जीत किसकी होती है, किसानों की। किसकी जीत होती है, किसानों की। किसानों की जीत होती है। तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में अगर आए पेपर में चंपारण आंदोलन के बारे में बताइए तो आप कहेंगे चंपारण आंदोलन, ये बिहार का एक जिला है चंपारण, जहां पर यह आंदोलन 1917 में किया गया था। यह आंदोलन तिनकठिया पद्धति के लिए किया गया था। तिनकठिया पद्धति क्या है, 20 कट्ठे जमीन यदि आपके पास है तो उसके 3 भाग पर, यानी 3 कट्ठे जमीन पर आपको नील की खेती करनी होगी। और बिहार के किसान इस खेती को करने से मना कर रहे थे। जबरन ब्रिटिशर्स इनसे ये खेती करवाते थे, जिसके लिए राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बुलावा भेजा था। गांधी जी आते हैं, आंदोलन होता है और इनकी बात मानी जाती है। अब गांधी जी की पूरे देश में ख्याति फैल गई। अरे एक बाबा आया, अरे बहुत लोग तो कहते हैं देखो बाबा है, बाबा कितने लोग उनको पूजा उजा करने लगे। अरे बाबा, ये अंग्रेज जो किसी के सामने नहीं झुकते थे, झुका ले गए भाई, मानना पड़ेगा, कोई आम आदमी नहीं है, महात्मा महात्मा ऐसे सभी को कहा गया। फिर इसके बाद गांधी जी का जब ये काम बन गया ना, तो अब अगला आंदोलन होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मुझे पता है कि आज आपको प्रॉब्लम हुई है मेरी वजह से, क्योंकि क्लास थोड़ी सी नेटवर्क इशू था। पर वही हाल है कि अशफाक उल्लाह खां की एक बड़ी फेमस लाइन है, उन्होंने कहा है जी कि कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या तो मर के दिखाएंगे। हालांकि हमें आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों ने ऑलरेडी हमें आज़ादी दे दी है अपनी जान देकर। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारी जो क्लास है वो उन्हीं को पढ़ने के लिए हमने बनाई है कि कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली, किन किन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम कहते हैं जी कि कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, चाहे जितना कठिन परिश्रम करना हो पर अब सफल होके दिखाएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और लाइन कुछ ऐसी है कि लग गई है तलब मंजिल की, लग गई है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, मंजिलें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो हम भी आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये होता है 1918 में। अब हमको समझना है कि अहमदाबाद की क्या कहानी थी, तो देखते हैं। अहमदाबाद की कहानी कुछ ये थी कि उस वर्ष यहाँ पर प्लेग फैला था। क्या फैला था? प्लेग। प्लेग एक बीमारी होती है जो कि चूहों के कारण फैलती है। किसके कारण? चूहों की। प्लेग बीमारी चूहों के कारण। आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक। जैसे अभी आपने देखा हमारे यहाँ पे कोरोना फैला था। जब हमारे यहाँ भारत में कोविड-19 था, कोरोना का दौर था, तो सारी प्राइवेट कंपनियां, सारी फैक्ट्री, सारे स्कूल, सारे कॉलेज सब बंद थे। गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और सबकी तो सैलरी आई, पर आप पूछिए उन प्राइवेट वालों से कि जिनके इतने दिन स्कूल, कॉलेज और क्या बोलते हैं कि फैक्ट्री ये सब बंद थी, उनका घर कैसे चला? लोगों ने उन्हें सैलरी नहीं दी। सेम यही चीज़ अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में उस समय प्लेग फैला था। अंग्रेज बोनस की मांग कर रहे थे कि प्लेग फैला था इतने दिनों तक, महामारी फैली, नुकसान हुआ, हमें बोनस दीजिए। अंग्रेज बोनस देने से मना कर रहे थे। यानी अंग्रेज बहुत कहने पे 20% पैमाने थे। किस पे? 20%। आप लिखिएगा यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ आपको। अंग्रेज 20% दे रहे थे। कितना? 20%। भारतीय कितना मांग रहे थे? भारतीय 30%
50% की मांग कर रहे थे। कितने की? सॉरी, भारतीय 50% की मांग कर रहे थे। अब यहाँ वाले भी गांधी जी को बुलाते कि गांधी जी आइए, कुछ करिए, थोड़ा सा कुछ हमारी मदद करिए, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। जैसे आपने बिहार वालों का उद्धार किया, आइए हमारा भी वैसे ही आप उद्धार कीजिए। तो गांधी जी आते हैं और यहाँ पर गांधी जी फिर अपना आंदोलन क्या करते जी? भूख हड़ताल। गांधी जी ने एकदम ठान लिया था, कुछ हो जा बस मुंह ना खाबो। तो कहते थे खाजे ना खइबो, जैसे चंद्रमुखी कहती है ना जब ना छोड़बो, वैसे गांधी जी कहते थे ना खइबो। तो ये गांधी जी किस पे पहुंच जाते जी? भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल पे गांधी जी बैठ जाते हैं और फिर भूख हड़ताल के बाद इनकी बात मान ली जाती है और अंततः गांधी जी बीच का रास्ता निकालते हैं 35% पर। कितने पर? 35%। इस पर किसान भी मान जाते हैं और इस पर अंग्रेज अधिकारी भी मान जाते हैं। तो गांधी जी का ये आंदोलन भी क्या होता है? पूरी तरह से सफल आंदोलन। अब इसके बाद जो तीसरा आंदोलन है वो है खेड़ा आंदोलन। कहाँ हुआ जी? खेड़ा में। खेड़ा आंदोलन कहाँ था ये? तो आप कहेंगे ये था गुजरात में। खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात के खेड़ा में। कहाँ? गुजरात के खेड़ा में। ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था वहां उस साल अकाल पड़ गया था। अकाल का मतलब क्या होता है? सूखा। आप कहेंगे खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के खेड़ा में हुआ था। गुजरात के खेड़ा में हुआ था और यहाँ की जो जनता थी उस वक्त फसल हुई ही नहीं, तो आपको कर कहाँ से देंगे? अरे खुद को खाने को है नहीं तो आपको कहाँ से देंगे? लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारतीयों के पास खाने को है नहीं है, मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हमें हमारा हिस्सा चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। तो यहाँ की जनता नहीं देना चाहती थी, कर न देने की मांग कर रही थी और ये लगातार इनसे टैक्स वसूल कर रहे थे। जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनकी जमीन ही जब्त कर लेते थे कि कर नहीं दोगे, अब ये हमारी खेती। तो गांधी जी फिर यहाँ जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं, प्रथम सत्याग्रह कहा गया, मतलब यहाँ पर भी मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं कि इनके टैक्स को, इनके कर को माफ कर दिया जाए। और कर क्या करवाते हैं? माफ करवाते हैं गांधी जी। तो इस तरह से गांधी जी के 3 आंदोलन, कितने आंदोलन? 3 आंदोलन, और तीनों कैसे हुए सफल? आप लिखेंगे गांधी जी के प्रथम 3, नंबर 1 चंपारण 1917, नंबर 2 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, नंबर 3 खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ जी, ये भी हुआ 1918, 17, 18, 18। अगर आपको डेट भूलती तो आप ऐसे याद करिए ना, 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, अच्छा ठीक, बात खत्म। 1915 में गांधी जी भारत आए, 1915 से घूमना शुरू किए थे, 1916 में तो राम शुक्ल जी आके इनसे मिलते हैं और उसके बाद फिर 1917 में पहली बार ये बिहार जाते हैं। 1918 में अहमदाबाद, थोड़ा दूर था देखिए, जाने में लग गया 1 साल, कुछ समय लग गया 18 में, और देखिए बगल ही में था, तो 18 में यहाँ भी और 1918 में यहाँ भी, दोनों अगले बगले था, तो 21 साल में दोनों को निपटा दिए। तो ये गांधी जी की तीनों बड़ी जीत हुई। ये जीत उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब पूरे भारत को, समूचा भारत गांधी जी की ओर एक टकटकी लगाए हुए देख रहा था। सबको गांधी जी से उम्मीद हो गई थी कि ये व्यक्ति हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएगा। जैसे हमने मोदी जी को गुजरात में देखा कि एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, भारत में कुछ बदलाव जरूर लाएंगे, और हम उनको कहाँ ले आए? प्रधानमंत्री के पद पर। सेम वही चीज गांधी जी की थी कि जब गांधी जी को लोगों ने देखा कि यहाँ इन्होंने अच्छा किया है, कि भारत में भी कुछ अच्छा करेंगे। तो इतने पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी पर। और अब हम चलेंगे आगे, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। आपको इसका नाम नहीं पता, अभी मैं इसका एक और नाम बताऊंगी, आप उसको समझ जाएंगे। तो इसको आप ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में तीनों दर्शाइए और ऐसे ही लिखिए आप लोग इसको। यहां तक हो गया आपका? चलिए, अब देखिएगा अगला पॉइंट हमारा है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। मैं पॉइंट लिखते जाती हूँ ताकि आपको पढ़ने और हेडिंग डाल के लिखने में समझ में आए स्कूल में अपने लिए। अराजक और क्रांतिकारी, ये नाम आपको नया लग रहा होगा, पर इसका एक और नाम है, मैं उसको सुनाती हूँ अभी आपको, तो लगेगा कि अरे ये तो सुने थे। अपराध अधिनियम,
अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्या है ये नियम? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीयों के लाख मना करने के बाद, ये अब तक कहानी अब कहाँ तक पहुंचे? 1918 तक। 1918 की बात कहानी पहुंचती है आगे हमारी। ये है 1919 की बात। किसकी बात? 1919 की बात। भारतीयों के लाख मना करने के बाद भी जो अंग्रेज थे वो भारत में एक कानून लेके आते हैं जिसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका एक और नाम था जिसको आप सब जानते हैं, उसका नाम है जी रॉलेट एक्ट। क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। अब आप सबको लगता होगा कि ये तो सुना है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। क्या था ये रॉलेट एक्ट? पहले तो आप समझ लीजिए, ये एक कमेटी थी, एक कमीशन था जो भारत के ऊपर कुछ नियम, कुछ कानून, कमेटी नहीं, एक अधिनियम था जो भारत की शक्तियों को और बांधने का काम करता था। इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सिडनी जस्टिस, सर तो इनको कह नहीं सकते, जस्टिस सिडनी रॉलेट थे। जस्टिस सिडनी रॉलेट थे। तो इनके नाम की वजह से इसको एक और नाम दिया गया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 भारत आता है। इसे एक और नाम कहा गया, काला कानून। कैसा कानून? काला कानून। इसे एक और नाम से कहा गया, बिना दलील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। ये क्या है भैया? ये कौन सा ऐसा कानून है जिसके इतने सारे नाम हो गए? तो ये ऐसा कानून है कि आज के समय मिल जाए ना तो भारत वाले कूट के फेंक दें इनको। ये ऐसा कानून लेके आए भारत में कि भारतीय शक्ति जो थोड़ी बहुत हम कहीं कहीं जाके लोग आंदोलन और जो कुछ भी करते थे उन सबको बांध ले गए। इस कानून ने ये कहा कि इन्होंने एक अदालत का प्रावधान किया। इन्होंने कहा कोई भी समस्या होगी तो आप सीधे इन अदालत में आएंगे, यहाँ नीचे कहीं ना आपकी कोई सुनवाई की जाएगी और ना ही आपसे यहाँ पे कोई बातचीत की जाएगी। जितने भी क्रांतिकारियों को पकड़ा जाएगा, एक न्यायालय की गठन किया और सारे क्रांतिकारियों को इसी न्यायालय में लिया जाएगा। और यहाँ ले आने के लिए एक और बात कही गई कि अगर आप इस न्यायालय में आ गए और एक बार यहाँ से आपको सजा सुना दी गई तो इस सजा के लिए फिर आप कहीं अपील नहीं कर सकते, फिर आप कहीं अपील नहीं कर सकते। और न कोई केस, न कोई मुकदमा, सीधे सजा सुनाते थे। सीधे क्या करते थे? सजा। इसीलिए इसका नाम पड़ा बिना दलील। न कोई दलील देनी है, न कोई अपील की जाएगी और न कोई वकील रखा जाएगा। सीधे ये क्या कर देंगे? सजा सुना देंगे। जनता इससे आक्रोश में थी कि ये कैसा कानून। सच कहें तो इन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये भारत में जो क्रांतिकारी यहाँ पनप रहे थे धीरे धीरे, उनको दबाने के लिए किया गया था। इससे पहले इन्होंने 1918 में एक और लाया था जो कि इसका कारण बना। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ की स्थिति में सबको अंदर रहना होता है। अभी भी आपके पास 2 आर्टिकल छोड़ के सारे निलंबित हो जाते हैं मार्शल लॉ की स्थिति में। इन्होंने कहा कि जब भारत में मतलब कर्फ्यू और किसी को बाहर नहीं, जैसे लॉकडाउन में, इन्होंने जैसे समझिए लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है। कोई नहीं निकलता था। जब भी किसी को जरूरत होती तो क्या सबको जेल में डाल देते थे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्या किया था कि ऐसे ही जब मार्शल लॉ लगाएंगे तो अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसे हम सीधे जेल में डाल देंगे, 2 साल की सजा हो जाएगी, ना कुछ पूछेंगे ना कुछ करेंगे। ये इनका मार्शल लॉ। और एक और कानून इसमें आया। इन्होंने कहा अगर किसी के ऊपर शक हो गया, अगर हमारे अधिकारियों को किसी के ऊपर शक होगा कि देखिए लग रहा क्रांति करेंगे लग रहा है, अरे कैसे भैया कहाँ हो गया, क्रांति करोगे कहाँ, मतलब ऐसा भी लग गया तो ये उसको, मतलब किसी को 2 लोग को बात करते सुन लिए तो ये उसको उठा के सीधे कहाँ डाल देंगे? जेल में। 2 साल के लिए स्पेशल जो जेल बनाई थी उसमें डाल देंगे। अब इसी का विरोध पूरा भारत क्या करता है? आप लिखेंगे समूचे भारत में इसका विरोध होता है। समूचे भारत में विरोध। विरोध क्या होता है? जगह जगह इसके विरोध होने शुरू। तो इसके विरोध के ही चलते, शायद इसके विरोध में ही हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। इसके विरोध के ही चलते क्या होता है कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, इसके विरोध के ही चलते रॉलेट एक्ट का विरोध यहाँ तक आपको हुआ होगा। इसके विरोध में 9 अप्रैल 1919 को, सब जगह विरोध होता धीरे धीरे, 9 अप्रैल 1919 को
पंजाब के दो नेता, पंजाब के दो बड़े नेता, पंजाब के दो बड़े नेता कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, आप अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, फ्लोर चार्ट बनाते चलिए, बाकी इसकी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी मैं आपको बताऊंगी, आप वहां से नोट्स को जाके ले। मेरी ही लैंग्वेज होगी, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ सेम लैंग्वेज में मैंने नोट्स आपके लिए तैयार की है। आप अपने नोट्स को लिखें और आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत से पढ़ें, बाकी आपके लिए मेहनत करने की कोशिश हम पूरी तरह से कर रहे हैं। सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। किस दिन? 9 अप्रैल 1919 को। क्यों किया गया? क्योंकि ये रॉलेट एक्ट का विरोध सब लोग कर रहे थे, ये थोड़ा ज्यादा बढ़ चढ़ के किए होंगे। तो पंजाब के दो बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको छुड़वाने के लिए या इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को। कब? अब ये दिन हमें भारत में क्या काले पन्नों में लिखा गया जी, 13 अप्रैल 1919 का दिन आता है, जो कि किसका दिन था? वैशाखी का दिन। कौन सा दिन था ये? वैशाखी का दिन। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन जब भारत की जनता अमृतसर पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने पहुंचते हैं लोग कि हमारे उनको छोड़ दिया जाए नेताओं को, और कुछ लोग त्योहार मनाने गए थे। तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, इसी दिन जनरल डायर, किसने? जनरल डायर, ये कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। जनरल डायर इस निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा देता है और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, और न जाने कितने लोग इस खून भरी, क्या कहा जाए कि खून भरी घटना में न जाने कितने लोग देश के हमारे शहीद हो चुके। तो ये 13 अप्रैल की, ये 1919 की जो घटना है, शायद भारत में फिर कभी ना हो और कभी किसी देश में ना हो जो इन्होंने हमारे साथ किया। अभी मैंने कहा था कि इनको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। न जाने कितने बच्चे अनाथ हुए, न कितने बच्चे मारे गए, कितने बूढ़े माँ बाप के सहारे चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने गलती की थी और हमने उसको झेला। जनरल डायर, अब लोगों ने इसके लिए जांच मांगी। जांच में इनने एक आयोग बनाया जिसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था इसका जी? हंटर आयोग। इन्होंने कहा ठीक है जांच करवाएंगे हम, भारत का जांच चाहिए, जैसे 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 सुनिए, इसमें बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। इस समय बिहार में आंदोलन चल रहा है, बिहार के छात्र लगातार री एग्जाम और एक नया कि हमें सीसीटीवी कैमरा चाहिए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप हमें सीसीटीवी कैमरा दीजिए, देते क्यों नहीं है? तो वहां के लोग मानने को तैयार या कुछ ऐसे। सेम इसी तरह उस समय भारत वालों ने कहा कि बैठक बुलाइए, कमेटी बनाइए, जांच करवाइए। तो इन्होंने एक आयोग बना दिया जी, हंटर आयोग। आयोग में कौन कौन शामिल? सारे इनके चाटुकारिता, सब वही जो इनको गलत नहीं। और इन्होंने कहा कि जनरल डायर बेकसूर है, यानी निर्दोष है। क्या है? निर्दोष है। अब तो भारत वालों की सटक गई, आटा माजी सटक लिया, कुछ नहीं काम था कि इतना बड़ा नरसंहार, और आप कह रहे हैं कि ये निर्दोष हैं। इन्होंने कहा कि हाँ मार्शल लॉ लगाए थे हम, यहाँ तक लोगों को हम चलवा दिए गोली, ये निहत्थी भीड़ नहीं थी, ये क्रांतिकारी थे, बहुत कुछ कहा, लेकिन किसी ने माना नहीं। गांधी जी ने फिर अपनी एक कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। उसने बताया कि ये निर्दोष कुछ नहीं है, ये बहुत बड़े दोषी हैं, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता, क्योंकि सरकार उस समय, क्योंकि इनका शासन हम पर चलता था। तो हमने क्या देखा? हमने देखा रॉलेट एक्ट 1919 को एक कानून भारत में आता है जो भारत की शक्तियों को प्रतिबंधित कर देता है। भारत की शक्तियों को कुछ इन्होंने अपने न्यायालय की व्यवस्था की, कहा कि मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सीधे इन न्यायालयों में जेल जाएंगे और आप अपनी हमारे पास लेके आइए जो भी आपको दिक्कत है। और फिर इन्होंने कहा कि मैंने बताया कि 1918 के लिए भी केवल शक हो जाए कि ये क्रांतिकारी करने वाले कुछ बातें कर रहे हैं तो सीधे उठा के कहाँ डाल देते? 2 साल के लिए जेल में। इस कानून का विरोध
विरोध करने के लिए कि ऐसा कौन सा कानून है जो हमारी शक्तियों को प्रतिबंधित कर रहा है, पूरे भारत में आंदोलन किए गए। और इसी के तहत पंजाब के दो बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों लोगों की गिरफ्तार होने के लिए इन्हीं को मतलब सभा लोगों ने किया, कहा जलियांवाले बाग में, ये कहाँ है, अमृतसर में है। किस दिन, 13 अप्रैल। इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा, इस डेट को 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी और कई लोगों की जान गई। इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष करार करके छोड़ दिया। यहां तक की कहानी हमारी समाप्त। अब हम आते हैं दो चीज, ये भी कनेक्ट हुआ और ये भी कनेक्ट हुआ। यहां तक आप लिखिए, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों आपका। अब हम चलते हैं खिलाफत आंदोलन वर्साय की संधि की ओर। थोड़ा सा एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, उसी समय 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन होता है। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया जाता है। खिलाफत आंदोलन क्या है, तो मैंने आपको बताया था प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन था और दूसरी तरफ तुर्की था। जो हर जगह के मुसलमान थे वो तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था, जिसे अपना नेता यानी अपना गुरु या जो भी थे उसे मानते थे। सारे मुसलमानों का प्रेम तुर्की के प्रति था, झुकाव था। तो ये हमारे यहाँ के मुसलमान ये सोचते थे कि ब्रिटेन में हम जब साथ देंगे तो ये हमारा साथ लेके हमारे वाले यानी तुर्की वाले जब जीत जाएंगे तो हमारे उस खलीफा के पद को क्या कर देंगे, ये नष्ट कर देंगे। और इसीलिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन कब चला था, 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो ये बार बार ब्रिटिश जो अंग्रेज थे ना, बार बार इनसे साथ मांग रहे थे कि आइए युद्ध में हमारा साथ दे दीजिए, आइए युद्ध में हमारा साथ दे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक शर्त है कि आप हमारे जो खलीफा का पद है उसको कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने कहा जी अजी आप जो कहें, जैसा कहें। अंग्रेजों ने कहा जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो अंग्रेजों ने जब इतना आश्वासन दिया तो इन्हें लगा ठीक है, इन्होंने साथ दे दिया। हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं। फिर वर्साय की संधि के द्वारा तुर्की के खलीफा के पद को खत्म कर दिया गया। तो ये रहा खिलाफत आंदोलन। आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे असहयोग के साथ जोड़कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है वो है असहयोग आंदोलन। अब आप थोड़ा सा अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये एक बड़ा आंदोलन है जिससे आपको परीक्षा में कई सारे नंबर अकेले ये दिलाने वाला है। असहयोग आंदोलन भी देखते ही कब होता है, नहीं देखते। ठीक होता क्या है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो जाता है तब तो गांधी जी की सटक, क्योंकि अब तक गांधी जी अंग्रेजों का साथ कहीं ना कहीं उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि ठीक है, अच्छा है, प्रोग्रेसिव थॉट है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा अब तो करेंगे, अब तो करेंगे, अब तो करेंगे, कभी तो करेंगे, ये सोच के गांधी जी अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड तो गांधी जी का दिमाग गया। फिर गांधी जी नेहरू जी को फोन लगाते रहे, नेहरू जरा सुनना। नेहरू जी आते हैं, हाँ बाबा कहिए, बुलाइए तुरंत अधिवेशन बुलाओ नेहरू जी। नेहरू जी कहते हैं बाबा इतना जल्दी किससे, अभी तो अधिवेशन दिसंबर में, और अभी तो दिसंबर बहुत दूर है बाबा, और अभी पिछला अधिवेशन मैंने आपको बताया था ना, अधिवेशन यानी जब कांग्रेस के लोग मिल मिलकर बैठकर बातें करते थे उसे अधिवेशन कहते थे। हर साल में एक बार होता था। तो कहते बाबा अभी ये तो खत्म हुआ है और अगला तो अभी दूर है, अधिवेशन कैसे। गांधी जी कहते हैं सुनो मुझे नहीं पता कैसे, अधिवेशन होना है तो होना है, बुलाओ चाहे जैसे बुलाओ। तो गांधी जी कहते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि बाबा 2025 में थोड़ी है कि पूजा सिंह ने एक बार मैसेज डाला सारे बच्चे जुड़ गए एक साथ। हम 2025 में होते तो पूजा सिंह की तरह हम भी बच्चों एक बार मैसेज डालते सारे बच्चे एक साथ क्लास में जुड़ जाते। लेकिन हम तो 1920 में चल रहे हैं ना, कैसे काम होगा। फिर नेहरू जी कहते हैं बाबा एक बात और बताइए, मेरे पास तो धूम 4 वाली बाइक भी नहीं है कि जाके सबको बुला लाऊं, मैं क्या करूं, नहीं बुला सकता सबको। गांधी जी कहते हैं नेहरू मुझे कुछ सुनना नहीं है, जैसे करना है वैसे करो, पर सबको बुलाना है तो बुलाना है। नेहरू जी को लगा कि बाबा गुस्से में। नेहरू कहते हैं बाबा डर गए, रुकिए, इतना गुस्सा काहे बाबा, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, रुकिए।
हम कुछ करते हैं, मिस्टर इंडिया से उनकी घड़ी लेके आते हैं और पूछते हैं कि कैसे उड़ते थे। नेहरू जी कहते हैं कि मैं जुगाड़ू लाल तो थाने पर अब बनूंगा, और लगाते हैं कोई जुगाड़, सारे भारतवासियों के सभी नेताओं को एक साथ बुलाते हैं 1920 में। ये कब हुआ जी? सितंबर 1920 में, कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। और इसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन क्या है? जो वार्षिक नहीं हो, जो अलग से, जैसे आपके यहाँ रोज टीचर पढ़ाने आते होंगे, कोई टीचर एक दिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दे, कुछ अलग से पढ़ा, तो आप कहते हैं आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। उसी तरह से ये वार्षिक नहीं था। वार्षिक कब होना था? दिसंबर में। ये अचानक बुलाया गया था, सबको बुलाया गया झट से, आइए आइए आइए, और हमारे सारे भारत के नेता एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। 1900 सितंबर 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो आप इन चीजों को क्या करेंगे? अपना याद रखेंगे। लाला लाजपत राय ने। अब नेहरू जी पूछते हैं, बाबा आप खुश? बाबा कहते हैं बिल्कुल खुश, यही तो चाहते थे। शाबाश नेहरू, अच्छा काम किया तुमने। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो यहीं पर महात्मा गांधी जी असहयोग का प्रस्ताव रखते हैं। असहयोग का प्रस्ताव कि मैं भारत में असहयोग करना चाहता हूं। बहुत किया इन्होंने, तो सभी ने इनके असहयोग को स्वीकार किया। असहयोग को क्या मिलती है? स्वीकृति। प्रस्ताव भी रखते हैं और असहयोग को स्वीकृति भी मिलती है। उसके बाद मैंने कहा ये विशेष था। फिर 2 महीने बाद दिसंबर 1920 में अधिवेशन होता है नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर। ये कौन सा है? ये वही है जो पहले से होने वाला था। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये दिसंबर 1920 में नागपुर में मिले, फिर एक दूसरे को बताते थे कि 1 साल तक हम लोगों को ये समझाएंगे, ये सिखाएंगे, और अगले साल फिर हम मिलेंगे कलकत्ता में। तो उसी डेट पर हर कोई अपने अपने जगह फैल जाता था और उसी डेट पर फिर इकट्ठा होकर सब मिल जाते थे कलकत्ता में। तो ऐसे तो होता था, लेकिन सोचिए नेहरू जी कितनी मेहनत किए होंगे गांधी जी के कहने पे, सबको इकट्ठा किए। और यहाँ पे कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है, जहाँ प्रस्ताव 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है तो इसी में खिलाफत को भी मिला दिया जाता है। अब क्या था? अब खिलाफत असहयोग आंदोलन बन गया। खिलाफत को असहयोग में मिला लिया जाता है। गांधी जी को लगता है कि अगर खिलाफत को भी मिला लेंगे तो असहयोग आंदोलन मजबूत हो पाएगा, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। हालांकि गांधी जी के इस कदम को इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन पाकिस्तान के बनने की नींव रख दी गई थी। यहीं से मुसलमानों को ये लगने लगा था कि हम अपना अलग राष्ट्र बना लेंगे, और जो भी हो तो ये खिलाफत असहयोग आंदोलन बन जाता है। क्या था असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन की कुछ प्रमुख शर्तें थी, मैं बताती हूँ। जैसे कि प्रमुख शर्तें, असहयोग आंदोलन की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? सबसे पहली बात, असहयोग आंदोलन में कहा गया कि हम इनके सरकारी पदों और उपाधियों का अंत करेंगे। यानी इन्होंने जो जो हमें उपाधियां दी हैं हम इन्हें वापस कर देंगे। सरकारी पद, जो ये अवैतनिक पद हैं उनको हम छोड़ देंगे। शर्तें, सरकारी पदों व उपाधियों को वापस कर देंगे, उपाधियों का त्याग कर देंगे। और इसी क्रम में गांधी जी ने केसरे हिंद, आप लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग के लिए ही गांधी जी ने क्या त्याग किया? केसरे हिंद। इनको अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी, केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इन्हीं के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी उपाधि का त्याग किया। उनकी कौन सी थी? नाइटहुड। इनको इन्होंने दी थी नाइटहुड की उपाधि। इन दोनों उपाधियों का इन्होंने क्या किया? अंत कर दिया। इन्होंने कहा सरकारी पदों और उपाधियों का अंत कर देंगे। इन्होंने बच्चों से विनती की, मतलब लोगों से, कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वे कृपया अपने बच्चों को इन स्कूलों में ना भेजें। इन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई झगड़े लेकर इनकी अदालतों में तो नहीं जाएंगे इनके न्यायालयों में। ये और मनबड़ हो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तो इनको लगता है कि हमारे बिना इनका काम नहीं होगा, मतलब इनके बिना हमारा काम नहीं होगा, त्याग करो इनका। आपसी मामलों को हम आपस में ही सुलझा लेंगे।
गांधी जी ने कहा कि हम कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे और भारत में एक बड़ी संख्या में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया भी गया और स्वदेशी कपड़ों को अपनाया भी गया। और ये इतना ही नहीं बल्कि कपड़ों की होलिका भी जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होलिका भी जलाई गई। मैं ये शर्तें आपको लिखा नहीं रही हूँ, पढ़ के सुना दे रही हूँ, लेकिन कपड़ों की आप चाहें तो लिख लें और नहीं चाहें तो आप निश्चिंत रहें। जो मैंने नोट्स तैयार किए उसमें एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से इसी तरह से एक एक पॉइंट को हमने क्या किया यहाँ पर मेजर किया हुआ है, तो आप बिल्कुल आपको दिक्कत की जरूरत नहीं है। क्या थी, हमने कहा असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब से होती है, तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन से होती है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा जो कि पारित हो गया। फिर दिसंबर 1920 का अधिवेशन नागपुर अधिवेशन होता है, जहां असहयोग के साथ खिलाफत आंदोलन को भी मिला लिया जाता है। अब यह आंदोलन खिलाफत असहयोग आंदोलन बन जाता है। आंदोलन की प्रमुख शर्तों में सबसे पहला था सरकारी पदों, अवैतनिक पदों और उपाधियों का अंत किया जाए। जो सरकारी न्यायालयों का यानी इनके न्यायालयों का त्याग किया जाए, सरकारी स्कूलों का त्याग किया जाए, जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनका। इसी के तहत भारत में 4 विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ 1920 में 4 विश्वविद्यालय, 4 विद्यापीठों की स्थापना भी की गई, अपने स्कूलों, अपने कॉलेजों की। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि विदेशी कपड़ों का त्याग कीजिए और विदेशी कपड़ों का त्याग किया भी गया। जगह जगह पर होलिकाएं जलाई भी गई और इनके कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। ठीक, और पूरे भारत वालों ने गांधी जी की कही बातों को बहुत अच्छे से अपनाया और इसी के तहत गांधी जी ने केसरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया, को वापस कर दिया। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब ये जो असहयोग आंदोलन था केवल गांधी जी चलाए? जी बिल्कुल नहीं, जगह जगह पर कई एरिया में ये चले। जैसे इसका एक हिस्सा मिलता हमें देहाती आंदोलन के नाम से। अवध के क्षेत्रों में जो एक गिरमिटिया मजदूर थे, बाबा रामचंद्र ने इनकी अध्यक्षता की। बाबा रामचंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर वहां के किसानों को लेकर, अवध के किसानों को लेकर आंदोलन किया, जिसे एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है देहाती विद्रोह, नाई धोबी बंद। क्या नाई, अगर पूछ दे क्या है तो देखिएगा, नाई धोबी बंद आंदोलन। ये क्या, अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ जो नाई, जो धोबी काम करते थे, इन्होंने कहा आज से बंद, न कोई नाई इनके काम करने जाएगा न कोई धोबी, देखते कैसे काम चलाते हैं। तो ये रहा नाई धोबी बंद आंदोलन। इतना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में गांधी जी के इस आंदोलन को गलत समझ लिया। गांधी जी ने आंदोलन त्याग करने के लिए चलाया था, उन्हें ऐसा लगा कि अब हमें कर नहीं देना है और अब हम जब कर नहीं देंगे तो हमसे और हमारी ज़मीनें, ये लोग हमारी ज़मीनें लेके रखे हैं, ये हमें वापस हो जाएंगी। तो यहाँ के लोगों ने भी अपना आंदोलन कर लिया अल्लूरी सीताराम के अध्यक्षता में। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अल्लूरी सीताराम जी इसकी अध्यक्षता करते हैं और इनकी अध्यक्षता में इन्होंने कई जगह पुलिस चौकियों में आग लगा दी, लोगों मतलब ऐसी प्रयास किया जिसकी वजह से 2024 में उन्हें फांसी दी गई। छोटे छोटे टॉपिक हैं, देहाती आंदोलन क्या है और ये क्या बोलते हैं इनको, अल्लूरी सीताराम जी का आंदोलन क्या था जो कि आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो ये सब भी असहयोग आंदोलन की ही एक श्रृंखला थी। असहयोग आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हर वर्ग ने, हर जाति ने, हर धर्म ने, हर समुदाय ने गांधी जी का पूरी तरह से सहयोग किया। और इसके बाद की जो कहानी है वो आगे बढ़ेगी हमारी चौरी चौरा कांड, क्योंकि चौरी चौरा कांड में आकर शायद इसी की वजह से हमारा असहयोग खत्म हुआ, समाप्त कर दिया गांधी जी ने। अन्यथा हमें 1947 तक इंतजार न करना पड़ता, हमें आज़ादी उससे पहले ही मिल जाती। मुझे पता है कि आपके कमर में दर्द हो रहा होगा, आप काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त नहीं कर रहे हैं। पहले सुनिए आप लोग। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन आएगा 1928 में, 11 सूत्री मांगे रखेंगे 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी करेंगे हम दांडी यात्रा भी करेंगे और चलेंगे ना दांडी यात्रा में नमक बनाने, और गोलमेज, तीनों गोलमेज सम्मेलन देखने हम सीधे लंदन पहुंच जाएंगे एक साथ, वेस्टइंडियाना जहाज से जिससे गांधी जी गए थे, और उसके बाद फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन भी करेंगे। तो 1 मिनट रुकिएगा, आपको इसके बजाय मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए
हमने सबसे पहले आज क्या देखा, तो हमने कहा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ जी। प्रथम विश्व युद्ध हमने कहा, एक सेकंड में क्लास को समेटते हैं। प्रथम विश्व युद्ध फ्लो चार्ट आप ऐसे समझाइए, 1914 से 1918 तक। एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र। आपका काम खत्म, मित्र और धुरी दोनों लोग थे, बात खत्म। आपने कहा 1915 में क्या होता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन, गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी का आगमन। फिर क्या होता है, हमने कहा अब हम आगे बढ़ते हैं, तो गांधी जी के तीनों सत्याग्रह, गांधी जी के प्रथम 3 सत्याग्रह ऐसे लिख देते हैं हम, गांधी जी के फर्स्ट 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे। तो प्रथम 3 सत्याग्रह गांधी जी के, हमने सबसे पहले कहा चंपारण आंदोलन 1917, ठीक। फिर हमने कहा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, आप समझ जाएंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। फिर हमने कहा खेड़ा गुजरात में है, कहाँ ये, खेड़ा गुजरात में। आपने कहा ये कब हुआ, तो हमने कहा जी ये भी हुआ था 1918। ये नील की खेती के लिए, अगर आप और लिखना चाहें तो आप लिखेंगे ये नील की खेती के लिए, और ये हुआ था मिल मजदूर बोनस को लेकर, और ये वाला हुआ था कर को, यानी प्लेग बीमारी के कारण जो कर हुआ था उसके लिए। यहाँ तक की बात हमने की। फिर हमने कहा रॉलेट एक्ट, फिर हमने किसके बारे में बात की, रॉलेट एक्ट 1919 भारत आता है। फिर हमने कहा 13 अप्रैल 1919 को इसी के विरोध करने के चक्कर में होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। कहानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंची तो 13 अप्रैल 1919 लिख देते हैं, 13 अप्रैल 1919 में यहाँ तक हमारी बात पहुंची थी। फिर हमने कहा कि इसी के बाद क्या हो रहा है, 13 अप्रैल, इसी के बाद हमने कहा कि 1919 में ही चलाया गया खिलाफत आंदोलन, मुस्लिमों का आंदोलन था ये, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में दो किसे, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। फिर इसके बाद हमने कहा अब हम आते हैं आगे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या होता है, सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित होता है। असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में। तो असहयोग में आपने देखा कि असहयोग केवल गांधी जी द्वारा ही नहीं बल्कि देहाती आंदोलन भी इसी के हिसाब से चला। आदिवासी किसानों के द्वारा भी आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि अल्लूरी सीताराम राजू जो कि आंध्र प्रदेश में थे, यहाँ के किसानों के लिए किया गया, और जो अवध के किसानों के लिए किया गया। आपने इसी में कहा कि एक हमने देखा देहाती आंदोलन, जिसके तहत आपने देखा नाई धोबी बंद आंदोलन, नाई धोबी, यहाँ के कर्मचारियों ने नाई धोबी बंद आंदोलन। और इस देहाती आंदोलन में पीटी नेहरू के साथ थे बाबा रामचंद्र। कौन थे, बाबा, आपको पूछेगा अवध के किसानों के साथ, सॉरी इसको लिखिएगा, अवध के किसानों को इकट्ठा किया था, अवध के किसानों को, देहातों में जो चला उसको किए थे बाबा रामचंद्र। क्या नाम बताया हमने इनका, बाबा रामचंद्र, ठीक। फिर हमने कहा कि जो आंध्र प्रदेश में हुआ वहां के किसानों को लेकर, ये आंध्र प्रदेश में था, इसकी अध्यक्षता की थी अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी, आपको ये सारे ऑप्शनल में मैं कराऊंगी, आप ऑप्शनल में इसको देखेंगे कि आपको सब मिलेंगे, हर साल पूछेगा ये। अल्लूरी, सीता, मैं यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, सीताराम राजू। तो हमारी कहानी अंततः असहयोग आंदोलन तक पहुंची है। अभी हम असहयोग आंदोलन को चला ही रहे हैं, हमने खत्म नहीं किया है। आगे हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कैसे वापस लिया गया। तो तैयार रहिएगा चौरा चौरी चलने के लिए और इन सभी की यात्राओं के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। ये पूरी कहानी जो इतने देर से हमने की है, वो सही है कि एक बार अगर क्लास का रिदम टूट जाता है तो फिर वो बात नहीं रहती। पहली बार आज क्लास का रिदम टूटा है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी पूरी कोशिश करूँगी। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए आगे क्लास
कंटिन्यू कर सकें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को प्लीज़ शेयर करिएगा। एक अच्छा टॉपिक है, आप तो पढ़िएगा ही, अपने साथ सबको पढ़ाइएगा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो सिखाती हैं कि इतिहास में हमसे क्या गलतियां हुई हैं और आगे हमें क्या गलतियां नहीं करना है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।